आज हम डिस्कस करेंगे हार्डी वेनबर्ग थ्योरम के बारे में। तो हार्डी वेनबर्ग कौन थे? दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरम पेश किया। तो इस थ्योरम के मुताबिक कोई भी जो पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन की एलील और जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो कांस्टेंट रहती हैं या इक्विलिब्रियम पे रहती हैं, और वो जनरेशन टू जनरेशन इक्विलिब्रियम पे रहती हैं या कांस्टेंट रहती हैं। और कब तक कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम पे रहती हैं? जब तक कोई एवोल्यूशनरी फोर्सेस यानी बाहर से कोई फोर्सेस या इन्फ्लुएंसेस जो होंगे वो उस पॉपुलेशन पे अपना असर नहीं डालेंगे। तो हम पहले पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं कि पॉपुलेशन किसे कहते हैं। तो पॉपुलेशन कहते हैं किसी एरिया में एक जैसी जो स्पीशीज होती हैं वो एक ही एरिया में रहती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करके नई जनरेशन्स पैदा कर सकते हैं। तो उस वो जो एरिया में एक जैसे इंडिविजुअल्स रहते हैं तो उसको कहा जाता है, उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कहा जाता है पॉपुलेशन। और ये सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो किसी भी पॉपुलेशन के वो एक जैसी स्पीशी से बिलोंग करते हैं, यानी एक जैसी स्पीशी के होते हैं तभी वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं। और अगर बात की जाए फ्रीक्वेंसी की कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, तो कोई चीज़ कितनी पाई जाती है या कोई चीज कितनी होती है उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। यानी अलील फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि किसी पॉपुलेशन में कितनी अलील्स होंगी, और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का मतलब है किसी जो पॉपुलेशन में जो टोटल जीनोटाइप्स हैं वो कितनी होंगी। तो अलील और जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो जीनोटाइप कहते हैं टोटल नंबर ऑफ जीन्स को, और जीन्स क्या हैं? जेनेटिक मटेरियल, यानी ये वो मटेरियल होता है जो हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होता है। तो जीन्स जो होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, यानी जोड़े की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल एक जीन पेयर है कैपिटल एच स्मॉल एच। तो ये क्या है? ये एक जीन पेयर है। तो इसके एक मेंबर की जब हम बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है? जो एक सिंगल मेंबर की बात करते हैं तो वो एलील कहलाती है। तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी वेनबर्ग थ्योरम के मुताबिक कोई पॉपुलेशन जो है उस पे जब तक कोई एवोल्यूशनरी फोर्सेस यानी बाहर से कोई फोर्सेस जो हैं वो एक्ट नहीं करती तब तक वो जो पॉपुलेशन है उसकी अलील और जो जीन फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट रहती है, यानी इक्विलिब्रियम पे रहती है। तो यहाँ पे हम हार्डी वेनबर्ग थ्योरम को एक इक्वेशन की मदद से भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? p प्लस क्यू होल स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो अब p क्या है, q क्या है, इसको यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। p क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील a। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक जीन पेयर है कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी किसी भी कैरेक्टर के लिए किसी भी खसूसियत के लिए जीन जो है वो क्या है? जीन पेयर कैपिटल ए स्मॉल ए है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में P क्या शो कर रहा है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए, यानी कैपिटल ए की जो अलील्स हैं वो कितनी दफ़ा होंगी एक पॉपुलेशन में। Q क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील स्मॉल ए, यानी स्मॉल ए यहाँ पे इस इक्वेशन में Q से शो हो रहा है कि कितनी दफ़ा जो है वो स्मॉल ए जो अलील है वो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी। पी स्क्वेयर का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल कैपिटल ए, यानी एक पॉपुलेशन में किसी कैरेक्टर के लिए अगर जीन पेयर कैपिटल ए स्मॉल ए है तो ये एक तरह का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। इसके अलावा इस तरह का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, यानी जो दोनों अलील्स होंगी एक जीन पेयर में वो कैपिटल ए होंगी। तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल से देखा था कि जो कैपिटल लेटर होता है वो डोमिनेंट के लिए होता है, यानी ये अलील जो होती है ये स्मॉल ए के ऊपर यानी स्मॉल जो लेटर होता है उसके ऊपर डोमिनेंट होती है। तो पी स्क्वेयर का क्या मतलब है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल कैपिटल ए, यानी एक ऐसा इंडिविजुअल जिसमें के दोनों अलील्स जो हैं वो कैपिटल ए होंगी उसको यहाँ पे पी स्क्वेयर से शो किया हुआ है। क्यू स्क्वेयर का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल स्मॉल ए। और 2pq का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हार्डी वेनबर्ग थ्योरम।
अब हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हार्डी वेनबर्ग थ्योरम के मुताबिक किसी भी पॉपुलेशन की जीन या जो अलील फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट तब तक रहती है जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्सेस या एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो असरअंदाज ना हो। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो जीन इक्विलिब्रियम या जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। जेनेटिक इक्विलिब्रियम यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल जिसे हमने अलील फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कहा था वो कब तक इक्विलिब्रियम पे रहेंगी। तो वो तब तक इक्विलिब्रियम पे रहेंगी जब तक एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो उस पॉपुलेशन पे अफेक्ट ना करें। तो कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन सी फोर्सेस हो सकती हैं जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम पे अफेक्ट करती हैं, तो उनमें शामिल है म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, नॉन रैंडम मैटिंग, जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। तो अब हम वन बाय वन करके देखेंगे कि ये कौन से फैक्टर्स होते हैं और ये कौन सी फोर्सेस होती हैं जो कि किसी पॉपुलेशन की अलील फ्रीक्वेंसी को या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम हार्डी वेनबर्ग थ्योरम देख रहे हैं, तो हार्डी वेनबर्ग थ्योरम ने ये कहा था कि जब तक जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं यानी ये जो फोर्सेस हैं ये ना हो तब तक एक जो पॉपुलेशन है तो वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं म्यूटेशन की कि म्यूटेशन किस तरह से एक पॉपुलेशन की जीन या अलील फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करती है। तो एक पॉपुलेशन के केस में म्यूटेशन का क्या मतलब होगा कि जब एक पॉपुलेशन में कोई नई अलील इंट्रोड्यूस होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे जो है वो बीटल की हमें पॉपुलेशन नज़र आ रही, यानी इस तरह के जो बीटल्स होते हैं वो हैं। तो अगर कहीं किसी अलील में चेंज आया तो इसका और वो अलील जो है वो किसी पॉपुलेशन में तो वो उस अलील में चेंज आने की वजह से उस पॉपुलेशन में क्या हुई है, न्यू अलील इंट्रोड्यूस हुई है। तो म्यूटेशन को हम यहाँ पे एक और तस्वीर की मदद से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, डीएनए मॉलिक्यूल। तो हम जानते हैं कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसके एक सीक्वेंस को, एक खास सीक्वेंस को हम कहते हैं कि वो क्या है, जीन है। और जीन के अंदर मौजूद होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे यहाँ पे ये मुख्तलिफ कलर से शो किए हैं, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ओरिजिनल, यानी कि ये ओरिजिनल सीक्वेंस है एक जीन का, यानी न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो ओरिजिनली इस कॉम्बिनेशन में अगर मौजूद हैं और यहाँ पे म्यूटेशन आ गई है तो हम जानते हैं कि जीन में अगर हम ऑल्टरनेटिव फॉर्म का जिक्र करेंगे तो वो एलील कहलाएगी। यानी अगर जीन के एक मेंबर की बात करेंगे तो वो अलील कहलाएगी। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस जीन के ऊपर, इस न्यूक्लियोटाइड के ऊपर चेंज आया है, पहले यहाँ पे ये पर्पल कलर की न्यूक्लियोटाइड थी, अब यहाँ पे येलो कलर की न्यूक्लियोटाइड आ गई है, यानी कोई और न्यूक्लियोटाइड जो है वो आ गई है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब क्या बन गई है, म्यूटेंट कॉपी बन गई है, यानी म्यूटेशन हो गई है। तो इस म्यूटेशन की वजह से एक ऑर्गेनिज्म में चेंज आएगा और वो ऑर्गेनिज्म जिस पॉपुलेशन का हिस्सा होगा, इसका मतलब है कि वो जो न्यू अलील है वो उस पॉपुलेशन में भी इंट्रोड्यूस हुई है। तो ये तो था एक फैक्टर जिसकी वजह से अलील फ्रीक्वेंसी या जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम होता है किसी भी पॉपुलेशन का वो चेंज हो सकता है हार्डी वेनबर्ग के मुताबिक। इसके अलावा एक और फैक्टर की बात करें तो वो है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी अडेप्ट करते हैं उस एनवायरनमेंट को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बीटल्स की पॉपुलेशन देख रहे हैं कि कुछ बीटल्स जो हैं वो हमें ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं और कुछ जो हैं वो ब्राउन से कलर के नज़र आ रहे हैं। और एक एनिमल जो है वो क्या कर रहा है, इन बीटल्स को अपने फूड के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ पे ये शो किया हुआ है कि जो ग्रीन कलर के बीटल्स हैं तो वो बहुत जल्दी जो है वो शिकार हो रहे हैं, यानी कि वो बहुत तेजी से उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अब इस एनवायरनमेंट में जो ये एनवायरनमेंट है, यहाँ पे ये जो ब्राउन कलर के बीटल्स हैं तो वो इस सिलेक्शन प्रेशर को
बर्दाश्त कर रहे हैं, यानी वो क्या कर रहे हैं, वो इस एनवायरनमेंट में अच्छे तरीके से रह रहे हैं, वो इतनी जल्दी जो है वो दूसरे एनिमल्स का शिकार नहीं होते, इसलिए इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन कम हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये एक और फोर्स है जो कि, या ये एक और फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर रहा है अलील फ्रीक्वेंसी को, या हम यूं कहें कि पॉपुलेशन जो है उसका इक्विलिब्रियम खराब या डिस्टर्ब हो सकता है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। इसके अलावा एक और फैक्टर है जिसको हम कहते हैं नॉन रैंडम मेटिंग। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी जो दो इंडिविजुअल्स होते हैं एक पॉपुलेशन में, तो उनमें जो मेटिंग की प्रोबेबिलिटी होती है यानी चांसेस होते हैं वो सेम नहीं होते। मेटिंग किसे कहते हैं कि जब मेल और फीमेल जो हैं वो आपस में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी पेयरिंग को कहते हैं, दो इंडिविजुअल्स के पेयरिंग को मेटिंग कहते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि पूरी की जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें कोई भी जो दो इंडिविजुअल्स हैं तो उनमें जो प्रोबेबिलिटी है वो एक जैसी हो, यानी मेटिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक जैसी हो। तो नॉन रैंडम मैटिंग की एक टाइप है जिसको एसोर्टेटिव मेटिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि फिनोटाइप की बेस पे इंडिविजुअल्स, यानी देखने में एक जैसे जो लगते हैं वो इंडिविजुअल्स या उन इंडिविजुअल्स के दरमियान जो मेटिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रॉस हो रहा है दो इंडिविजुअल्स का जो कि फिनोटिपिकली यानी देखने में एक जैसे हैं। तो इस तरह से जो नॉन रैंडम मेटिंग है वो भी जीन फ्रीक्वेंसी को डिसरप्ट कर सकती है, यानी ख़राब कर सकती है या डिस्ट्रॉय कर सकती है, या हम यूं कहें कि जो पॉपुलेशन का इक्विलिब्रियम है या जीन फ्रीक्वेंसी का इक्विलिब्रियम है वो ख़राब हो सकता है नॉन रैंडम मेटिंग की वजह से। एक और फैक्टर की बात करें जो कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम या अलील फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर सकता है तो वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्या मतलब है कि जब जीन फ्रीक्वेंसीज या जो अलील फ्रीक्वेंसीज होती हैं जनरेशन टू जनरेशन वो बाय चांस या रैंडम चांस की वजह से चेंज होती हैं। तो यहाँ पे इस तस्वीर की मदद से हम इजीली समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक बीटल की पॉपुलेशन है। तो बीटल की पॉपुलेशन में हमें कुछ बीटल्स जो हैं वो ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं और कुछ ब्राउन कलर के नज़र आ रहे हैं। तो अचानक से जो है वो किसी का पाँव जो है वो इस पॉपुलेशन के ऊपर आ गया है, यानी कोई कैटेस्ट्रोफी या कोई तबाही आ गई है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो किसी का पाँव जो है वो ऊपर आया है। तो अब ऐसा नहीं कि ये पर्सन जब पाँव रख रहा है तो ये ग्रीन के ऊपर रखेगा और ब्राउन के ऊपर नहीं रखेगा, बल्कि ये बाय चांस हुआ है, यानी इत्तफाकन हुआ है। जो कैटेस्ट्रोफी है या जो डिजास्टर्स हैं तो वो नेचुरली आते हैं। तो इस वजह से जो अलील फ्रीक्वेंसीज चेंज होती हैं तो उसको कहा जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जैसे यहाँ पे देखें तो फॉर एग्जांपल जो ग्रीन कलर के बीटल्स हैं तो वो यहाँ पे किल हो गए हैं, यानी वो वहाँ यहाँ पे मर चुके हैं, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन में चेंज आया है वो ये है कि ब्राउन कलर के जो इंडिविजुअल्स हैं या बीटल्स हैं वो हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ग्रीन कलर के अब कम हो गए हैं। इसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन का इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हुआ जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से। एक और फोर्स की बात करें या फैक्टर की बात करें तो वो क्या है, जीन फ्लो। जीन फ्लो का क्या मतलब है कि जीन्स की मूवमेंट इनटू या आउट ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के अंदर या पॉपुलेशन से जब जीन्स बाहर मूव करती हैं तो उसको कहा जाता है जीन फ्लो। तो दोबारा से यहाँ पे हम अपने सामने बीटल की एग्जांपल ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कलर की बीटल की पॉपुलेशन एक जगह रह रही है और ये ब्राउन कलर की बीटल की पॉपुलेशन है। तो यहाँ से जो है वो एक ब्राउन बीटल जो है वो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की जो बीटल की पॉपुलेशन है यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है जीन फ्लो। तो जीन फ्लो में इमिग्रेशन भी हो सकती है और इमाइग्रेशन भी हो सकती है। इमिग्रेशन का क्या मतलब है, फ्लो ऑफ अलील्स इनटू अ पॉपुलेशन, यानी यहाँ पे इस वाली पॉपुलेशन में इमिग्रेशन हुई है। और अगर इस पॉपुलेशन को देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे इमाइग्रेशन हुई है, क्योंकि फ्लो ऑफ अलील्स आउट ऑफ पॉपुलेशन हुई है, यानी यहाँ पे अलील्स क्या हुई हैं, लॉस हुई हैं या ज़ाया हुई हैं, यानी यहाँ से इसने बाहर दूसरी पॉपुलेशन की तरफ मूव किया है। तो इस तरह से जो मूवमेंट ऑफ जीन्स होती है पॉपुलेशन के अंदर या पॉपुलेशन से
दूसरी पॉपुलेशन की तरफ, तो इसको जीन फ्लो कहा जाता है। और जीन फ्लो भी एक फैक्टर है जो कि किसी पॉपुलेशन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता है या उस पर असरअंदाज होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया हार्डी वेनबर्ग थ्योरम के बारे में, जिसमें कि हमने हार्डी वेनबर्ग थ्योरम का प्रिंसिपल देखा और हमने ये देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हार्डी वेनबर्ग के अकॉर्डिंग किसी पॉपुलेशन के इक्विलिब्रियम को या अलील की फ्रीक्वेंसीज को डिस्टर्ब करते हैं।